हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम निर्भय है और मैं अपने फ्रेंड दुर्गेश की एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, दुर्गेश ने मुझे ये स्टोरी खुद सुनाई थी। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम में पास ही के गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है उससे ही जाना सही होगा। समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में बहुत समय कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहां से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़े ही आगे गया होगा कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा और आसपास तो कोई था ही नहीं, पर उसे आवाज़ इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा होगा, पर उसे आसपास कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों में काम कर रहा हो और यहाँ आया हो, और यह भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ ही में लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा हो। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना करके आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ें भी तेज़ होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्यों न एक बार उस तरफ देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेतों के बीच वाले पतले से रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा एक 4 या 5 महीने का बच्चा खेतों की मेड़ पर किसी ने रखा हुआ है और इतनी देर से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि उस बच्चे के आसपास कोई था भी नहीं। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, क्या कोई यहाँ पर है? ऐसा कहकर दुर्गेश बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा, पर दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए दुर्गेश ने सोचा, थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़ा होकर देखता हूँ, आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया होगा। इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं पर उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है, पर इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने भी नहीं दे सकता, मैं अपने घर ही ले जाता हूँ। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था और वो अभी भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल ही रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद यह उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न बढ़ता ही जा रहा था और उस बच्चे का वज़न अब इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का भी बच्चा उठ नहीं पा रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो
उसके अंदर एक डर की हवा सी चलना शुरू हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो चुके थे कि वो बस ज़मीन टच करने ही वाले थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई, थोड़ा देर रुक जाते फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपनी घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में ही जाकर रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आँख ही लगी होगी कि तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, पर उसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद भी वो रोने की आवाज़ और बढ़ती चली जा रही थी और अब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि अब वो उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत हारते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा और साथ ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो जो रोने की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी वो आवाज़ बंद हो गई थी। अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर सा लग रहा था, इसलिए सीधा वो अपने दादा के कमरे में सोने चला गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला। फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश, आज तुम यहीं पर सो जाओ और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही बच्चे की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा नाम गुंजन है दोस्तों, और मैं अपने दादाजी के बहन के साथ हुई एक सच्ची डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब दादा छोटे थे तब वह अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ गांव में ही रहा करते थे और उस समय दादाजी की बहन 21 वर्ष की रही होगी। सर्दियों में शाम का समय था। दादाजी की बहन पड़ोसी के घर से वापस आ रही थी। पड़ोसी का घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। सड़क कोहरे से ढकी हुई थी। कोहरा ज़्यादा होने के कारण हाथ में टॉर्च लिए हुए दादाजी की बहन चली जा रही थी। दादी घर की तरफ जल्दी जल्दी चल रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी सड़क पर एक काली छाया पर पड़ी। दादी ने टॉर्च की रोशनी अच्छे से डाली, जिसके बाद पूरी काली छाया दिखाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में केवल उसकी लाल आंखें दिख रही थी, लाल खून की तरह चमक रही थी। दादी बहुत डर गई और पीछे जाने लगी। वह भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह भूत दादी के नज़दीक आ रहा था उसका आकार बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे भूत ने भयानक रूप ले लिया। दादी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और पड़ोसी के घर की तरफ भागी। जब दादी पड़ोसी के घर पहुंची तो बहुत जोर से हाँफ रही थी। पड़ोसी दादी को डरा हुआ देखकर बहुत डर गए और दादी को घर के अंदर लेकर गए। दादी उस समय भूत से बहुत डर चुकी थी। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, इस कारण उन्होंने अपने लड़के को दादाजी के पिताजी को बुलाने के लिए भेजा। दादी को लेने उनके पिताजी आए। दादी रात वाले भूत से बहुत डर चुकी थी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उठकर दादी ने सभी को रात वाली भूत की कहानी बताई और दादाजी ने मुझे उनकी बताई कहानी बताई। तो दोस्तों, ये थी मेरी दादाजी की बहन की स्टोरी। हाय दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं अपने दोस्तों की बताई एक सच्ची हॉरर स्टोरी
आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनकी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जैसे मुझको ये वाक़या सुनाया था उस पर विश्वास करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक बार की बात है, मेरा भी ऐसी ही अलौकिक शक्तियों से सामना हो चुका था जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था। ये घटना थी कैम्ब्रिज की और साल था 1986, जब बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। मेरे दोस्त रात के समय शहर में घूम रहे थे। उस समय यह शहर छोटा होता था, इतना छोटा कि यहाँ पर सिर्फ 2 स्टॉप लाइट ही हुआ करती थी। रात के करीब 2 से 3 बज रहे होंगे और मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर लाल बत्ती होने के कारण रुके हुए थे। उस समय उनके बगल में एक कार आकर रुक गई, जो उस समय बहुत अजीब बात है। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि कार चलाने वाला शख्स काले लंबे बालों वाला है और एक महिला जैसा टाइप का दिख रहा था और उसका कोई सर भी नहीं था, न आँख न कान न होठ, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ बिना सिर का धड़ दिख रहा था। मेरे सभी दोस्त बहुत डर गए और मेरे सभी दोस्त ने एक सिरकटा भूत को देखा था और वो देखकर उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। पर तभी ग्रीन लाइट हो गई और बिना सर वाले भूत गाड़ी चलाकर आगे निकल गया। लेकिन मेरे सभी दोस्त बहुत हिम्मत वाले थे और उन्होंने उस सिरकटे भूत का पीछा किया। उस सुनसान सड़क पर रात में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अगली रेड लाइट पर मेरे दोस्तों ने सिरकटे भूत की कार को ढूंढ लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो सिरकटा भूत एक बूढ़े आदमी में बदल चुका था। जिसके बाद मेरे दोस्त ने तेजी से गाड़ी चलाई और वहां से आगे निकल गए। दोस्तों, ये स्टोरी हमको निर्भय जी ने भेजी है, जो हमको पहले भी हमारे चैनल हॉरर मिनाटी पे कई सारी स्टोरियां भेज चुके हैं। ये स्टोरी उनके दोस्त सुरेश जी की है। एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ खाया नहीं था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोरों की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लग गई थी। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाने को ही तलाश कर रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने की भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब कुछ सर्च किया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा उसको दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसके जान में जान आ गई। ढाबा पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल। सुरेश बोला, भाई साहब जो भी अच्छा बना है मेरे लिए आप जल्दी से ले आओ। ढाबे का मालिक के नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने आकर रख देता है और जाने लगा। तभी सुरेश ने उसे आवाज़ दी और बोला, भाई पानी भी रख कर जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर है। वहाँ टेबल एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जाले कब्जा कर रखे थे। सुरेश बहुत डर गया। यह सब ढाबे का मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। मालिक ने कहा, यह भूतिया ढाबा नहीं है, यह तो बस रामू है ना, हर बार यही नाटक होता है इसका। असल में ये बहुत ज़्यादा योगा करता है और इसलिए इसकी गर्दन लचीली हो गई है। और देखो आज फिर से ये डरा दिया ना तुमको, इसको निकाल भी नहीं सकते हैं ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई काम करने भी नहीं आता है इसके अलावा। बाकी टेबल इसलिए गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हैं और निकल जाते हैं। सुरेश अब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले रोटी, दाल चावल, छोले पनीर और ये सब खाने लगता है।
खाते खाते सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबे का मालिक खुद ही बोला, अब रुक जाओ, सुबह ही जाना, रात में इस रास्ते पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुरेश बोलता है, ऐसा क्यों, आगे क्या लुटेरे हैं? क्या है, रास्ता सुरक्षित क्यों नहीं है ये? ढाबे का मालिक बोलता है, ना, अब आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर लोग कम आते हैं, इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी आमतौर पर मारे जाते हैं। सुरेश बोला, आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते पर? फिर ढाबे का मालिक बोला, इस रास्ते पर आगे चलकर 50 किलोमीटर के बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, बल्कि कुछ भूतों का बनाया ब्रह्मजाल है ये। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबे का मालिक और उसकी पत्नी और एक जवान बेटी ढाबा चलाया करते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे के मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया और उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश करी। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटे की मौत को उसके माता पिता नहीं देख सके, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कुछ सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या करके केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस रोज़ लड़की की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतज़ार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे पे ले आते हैं और उन्हें वही उसी चाकू से मार देते हैं, ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंक देते हैं। कहानी सुनते सुनते सुरेश को नींद आ गई और वहीं टेबल पर वो सो गया था। मालिक भी रजाई लेकर वही उसके बगल में आकर सो गया। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वहाँ जाते जाते वो सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो थी नहीं वो। कहीं कुछ गड़बड़ तो है, क्या पता खाने में कुछ मिलाया तो नहीं इन लोगों ने। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबा वीरान पड़ा हुआ था। दोस्तों, एक वक्त जापान में भी ऐसा आया था जब जापान के लोग भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये वक्त था 1970 का, जब 1970 में कोचिसा की वजह से पूरा जापान दहशत में था। वहाँ के लोग कोचिसा की वजह से अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा करते थे, यहाँ तक कि उन्हें खेलने भी नहीं जाने दिया करते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। यह कोचिसा कौन थी? कहा जाता है कि जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती है। वह अपने चेहरे पर एक रुमाल से आधा चेहरा छुपाकर रखती है। वह अक्सर रास्ते से गुजरते हुए बच्चों से एक सवाल पूछा करती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है ना। वह मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरती सी आंखों को देखकर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ कहते थे, कोचिसा अपने चेहरे से रुमाल हटा देती थी। कोचिसा का चेहरा बुरी तरीके से कटा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से चाकू से काटा हो। फिर कोचिसा उन बच्चों से पूछती थी, क्या मैं अभी भी खूबसूरत हूँ? बच्चे कोचिसा का चेहरा देखकर बुरी तरीके से डर जाते थे। अगर बच्चे हाँ में जवाब देते थे तो उन बच्चों को चाकू से मुंह को काट देती थी वो, और अगर बच्चे ना में जवाब देते थे तो उन्हें तुरंत ही मार देती थी वो। लेकिन कहाँ से आई थी ये कोचिसा और कौन थी? ये कहा जाता है कि ये कोचिसा कोयोना बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करता था। एक दिन उसका पति एक युद्ध लड़ने गया और वह काफी समय तक वापस नहीं आया। कोचिसा कोयोना उन दिनों अकेली ही रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर आदमी से लिपटी हुई है। ये सब देखकर
उसने अपनी तलवार निकाली और कोचिसा कोयोना के मुंह पर तलवार से मारकर चेहरा बिगाड़ दिया और फिर पूछा कि क्या तुम अभी भी अपने चेहरे पर नाज करती हो। और कोचिसा अपने ही दर्द में रोती रही और ज्यादा खून बहने के कारण वो मारी गई। उसके बाद से आधा कटा हुआ चेहरा रुमाल से छिपाकर जापान की गलियों में घूमा करती है और आदमी और बच्चों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आप ना बोले तो भी मारे जाएंगे और अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी मारे जाएंगे। कुछ समय बाद कोचिसा जापान से चली गई और किस मकसद से आई थी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हेलो दोस्तों, मैं राजीव आपको रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाला हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 57 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही हैं। एक तो ये गुफा के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलवाया गया था। और तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है कि साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी मैं कह रहा हूँ इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक होगा। तभी राजू कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो हमें पूरा करना ही है। ये कहते हुए वह दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उन भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगती है और गुस्सैल आवाज़ ये कहती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। दोनों तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये वो आवाज़ कह रही थी। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा भी धमकी देती है। फिर राजू बोलता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है, बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करो। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर तक पहुंच जाता है। उस गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उस दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल बोलता है, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ निकाल रहा है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ये सुनकर अनमोल बहुत खुश होता है और इमोशनल भी हो जाया करता है। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे आ गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल कहता है, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है जो तुमने अभी किया, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले
अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू बोलता है। तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अनमोल बोलता है। सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू की शरीर पर पड़ती है। अनमोल कहता है, यार तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहन ली। भाई आखिर तुमने कपड़े कैसे बदले और कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरीके से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ और एक भारी आवाज़ के साथ कहता है, राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल कहता है, तुझे कोई शक है क्या? तो इस दरवाजे के उस तरफ मुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहा करते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता था दरवाज़ा। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच गया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोग इस गुफा के अंदर जा चुके हैं पर उससे बाहर नहीं आ पाते। इस रहस्य को जानने की कोशिश बहुत लोगों ने की है पर सब कोई असफल रह जाते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं अपने दादाजी की बताई एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ये कहानी है अमरपुर की, जहां हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा सा मेला लग रहा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजा रहे थे और बैठे हुए थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर ही लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर बाइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया आ गया, एक बार फिर से आ गया, दिलों को जीतने वाला मौत का कुआं। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा कहती है, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो देखने चलते हैं। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी कहती है, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को क्या जाने की बात कह रही हो तुम? गुंजा कहती है, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ नहीं आ रही है ना? श्यामलाल कहता है, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा कहती है, पर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पापा? श्यामलाल कहता है, अरे होगी कहीं यहाँ वहाँ की आवाज़, चलो जल्दी से सो जाओ। गुंजा सो गई लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी थी।
वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से ये बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा ये आवाज और किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के बहुत ही ज्यादा नजदीक था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था तो कोई नए खिलौनों को खरीद रहा था और मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लार टपका रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार बस मौत के कुएं का खेल शुरू होने का था। वहां भी सारे लोग भीड़ लगाए खड़े हुए थे। लोग कह रहे थे कि खेल चालू करो जितनी जल्दी हो सके। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज आखिर आ ही गई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज लगाई कि ये बच्ची किसकी है। कोई उस बच्ची को निकालता उससे पहले ही लोगों ने देखा कुएं के अंदर अचानक एक औरत आ गई। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये सब देखा वह बस भूत भूत करके चिल्लाए जा रहा था। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंचाई गई। उसे बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ये क्या बकवास है तुम लोग कर रहे हो? जो क्या भूत भूत लगा कर रखा है तुम लोगों ने? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट कैसे लग गई तुम लोगों ने? लगता है तुम लोगों को काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो जल्दी। लेकिन अगला शो भी मुश्किल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उसने उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तभी उसे एक तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही वह जो देखा उसने अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है और वह आदमी अपना सिर नीचे रखा है। मालिक ने उसे बुलाया लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब दिया ही नहीं। दूसरी ओर ये आवाज आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ में मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वह दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अभी भी लगातार बाइक चलाए ही जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा और उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरीके से रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। कौन? तभी मौत के कुएं का मालिक भी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्या डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? ऐसा मालिक कहता है। मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है तो उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो? ऐसा कहकर मालिक रुक जाता है। सरपंच कहता है, अरे कौन है ये?
तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक कहता है, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि गांव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है, इसके सीने में दिल है ही नहीं, ये जानवर है। मेरा नाम विक्रम है, मैं पिछले साल तक इसके साथ काम किया करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से खेलने का काम होता है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा हुआ था और मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी अचानक मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत मुश्किल और कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास आए और कुछ पैसे की मांग करने लगे। उसने कोई मदद नहीं की और वहां से उसके परिवार वालों को भगा दिया। वह दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उसको काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम कहता है, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का इसमें क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक कहता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। सरपंच कहता है, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लेते हो और उन्हें कुछ हो गया तो उसके परिवार का बेसहारा नहीं छोड़ोगे, ऐसा मानते हो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित उसने बना ही लिया था।